हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड में हमने क्या बताया? ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड non-motile spermatid converted into motile sperm by following changes। ठीक है, तो ये स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। चेंजेस ऑकर इन स्पर्मेटिड में क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहला चेंजेस क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो चेंजेस हो रहा है स्पर्मेटिड इंक्रीज इन साइज। स्पर्मेटिड इंक्रीज इन साइज। स्पर्मेटिड जो रहता है साइज में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्पर्मेटिड जो था पहले जो साइज थी उससे ये साइज में इंक्रीज हो जाएगा। रहेंगे हैप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? अभी भी हैप्लॉइड ही रहेंगे। स्पर्मेटिड इन इंक्रीज इन साइज या लेंथ हो सकते हैं। लेंथ लिखिए है ना, लेंथ में क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं ये लेंथ वाइज, इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, सेकेंड आप बताएंगे न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड श्रिंक हो जाते हैं बाय लूजिंग वाटर यूज करके क्या हो जाते हैं? ये श्रिंक हो जाते हैं। और तीसरा जो चेंजेस होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएनए रिड्यूस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएनए रिड्यूस इन chromatin material of स्पर्मेटिड में जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल आपको मालूम है आरएनए डीएनए ये सब रहते हैं। तो आरएनए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए बिकम इंक्रीज, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाता है। ये तीन चेंजेस आपको ध्यान रखिए। स्पर्मेटिड इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, स्पर्मेटिड इंक्रीज इन लेंथ, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड गेट श्रिंक, इसका न्यूक्लियस जो रहता है कैसा हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएनए क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और क्या बोलते हैं डीएनए को कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो देखेंगे आप बताएंगे गोल्गी बॉडी फॉर्म एक्रोसोम around the nucleus या over the nucleus, around the नहीं over the nucleus, like as केप के समान न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ क्या तैयार हो जाता है? एक्रोसोम तैयार हो जाता है। और क्या चेंजेस होती है? फॉर्मेशन ऑफ टू सेंट्रियोल टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, टू सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंटीरियर सेंट्रियोल टू आपको बताएंगे टू सेंट्रियोल गेट अरेंज one after other behind the nucleus, ठीक है। न्यूक्लियस के पीछे
दो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, एक दूसरे पीछे अरेंज हो जाते हैं। एंटीरियर सेंट्रियोल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड पोस्टीरियर सेंट्रियोल इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल। मतलब यहाँ पे दो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, टू सेंट्रियोल, कौन से, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। और क्या चेंजेस होती है, और चेंजेस होती है माइटोकॉन्ड्रियल, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल शीथ is formed around axial filament। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है इससे ये फॉर्म होता है एक्सियल फिलामेंट, और एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ ये स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो जाते हैं। इतनी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, बाद में फिर न्यूक्लियस जो रहता है ओवल शेप होकर लार्ज हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस देखने को मिलती है। क्या क्या चेंजेस होती है मेटामॉर्फोसिस में, तो यहाँ तक आपको इतनी बातें समझ आ गई है क्या क्या चेंजेस हुई। सबसे पहले तो ये कि स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, और फिर इसकी मेटामॉर्फोसिस हुई। तो स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हमने पहले देखा 3 स्टेप में, 3 फेजेस में, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ और मैच्योरेशन। फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड शुरू। मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिस में क्या हुआ, इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड चेंज इनटू मोटाइल स्पर्म। कैसे मोटाइल स्पर्म में चेंजेस हो रहा है, ड्यूरिंग ड्यू टू फॉलोइंग चेंजेस। क्या क्या चेंजेस हुए, फर्स्ट स्पर्मेटिड इंक्रीज इन साइज लेंथ, स्पर्मेटिड जो रहता है लेंथ में वाइज बढ़ जाता है साइज में, और न्यूक्लियस जो रहता है वो श्रिंक हो जाता है। न्यूक्लियस क्या रहता है, श्रिंक हो जाता है। स्पर्मेटिक साइज इंक्रीज, लेंथ में इंक्रीज हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएनए क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। गोल्गी बॉडी फॉर्म एक्रोसोम, गोल्गी बॉडी के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। और ये एक्रोसोम जो रहते हैं, जो न्यूक्लियस जो रहता है स्पर्मेटिड का, उसके ऊपर की तरफ एक केप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये न्यूक्लियस के ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या हो जाएंगे, ये एक्रोसोम अरेंज हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये केप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो ये होता है। और क्या होता है, टू सेंट्रियोल गेट अरेंज्ड वन आफ्टर अदर बिहाइंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पीछे की तरह दो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है। प्रॉक्सिमल एंटीरियर सेंट्रियोल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल इज एंड पोस्टीरियर सेंट्रियोल इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल कन्वर्टेड इनटू एक्सियल फिलामेंट, या डिस्टल सेंट्रियोल से ही एक्सियल फिलामेंट की ओरिजिन होती है। ओरिजिन ऑफ एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस थ्रू डिस्टल सेंट्रियोल। इसके बाद और क्या चेंजेस होती है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल शीथ इज फॉर्म अराउंड द एक्सियल फिलामेंट एंड न्यूक्लियस बिकम मोर कॉम्पैक्ट, ठीक है। इतनी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलती है। और पोस्टीरियर एंड में टेल का भी फॉर्मेशन होता है। और फाइनली स्पर्मेटिड जो रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेल गैमेट है। और इसी मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में देख रहे थे। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसके बाद क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म। किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, स्पर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पर्म was first discovered by Leeuwenhoek in 1677, ठीक है। स्पर्म के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ल्यूवेनहॉक ने बताया था 1677 में। और ह्यूमन स्पर्म was first observed by
गटेन बाय एन आर्कियोड। ह्यूमन स्पर्म जो होता है, ह्यूमन स्पर्म was first observed by Gutenberg and Arkwright in 1940। 1940 में गुटेनबर्ग और आर्कियोड ने ह्यूमन स्पर्म के बारे में बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या बताया मैंने आपको? स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म हम देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म, ये स्पर्मेटिड के मेटामॉर्फोसिस से फॉर्म हुआ है। और सबसे पहले स्पर्म इसने डिस्कवर किया था। स्पर्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूमेनहार्ट इन 1677। ठीक है, एंड ह्यूमन स्पर्म वाज ऑब्जर्व बाय गटेनबर्ग एंड आर्कियोड इन 1940। यहां तक आपको समझ में आ गया है? ओके, इसके बाद देखते हैं लेंथ ऑफ स्पर्म। स्पर्म की जो लेंथ होती है वो होती है 0.055 mm। ठीक है, ये लेंथ होती है, कितनी होती है? 0.055 mm। ठीक है, ये तो हो गया स्पर्म के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। और कुछ और बातें जो गटेनबर्ग और आर्कियोड ने बताई थी। ह्यूमन स्पर्म जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ह्यूमन स्पर्म इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। वैसे तो 4 पार्ट होते हैं, है ना, लेकिन मेन जो होते हैं 3 ही पार्ट होते हैं। तो आप चाहो तो लिख सकते हैं 4 पार्ट। सबसे पहले होता है हेड। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? हेड। सेकेंड, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा शॉर्टेस्ट सेगमेंट होता है, इसको नेक कहते हैं, नेक। थर्ड जो होता है वो होता है मिडिल पीस। तीसरा पार्ट क्या कहलाता है? मिडिल पीस कहलाता है। और फोर्थ पार्ट है टेल। ये जो नेक रीजन है वो छोटा सा सेगमेंट होता है। तो यूं तो 3 पार्ट होते हैं, लेकिन आप ये नेक मिला के 4 पार्ट बताएंगे। ठीक है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। इसी बात आपको समझ में आ गई। ह्यूमन स्पर्म इज कंसिस्ट ऑफ या मेड अप बाय 4 रीजन। वो क्या क्या रीजन है? वो है हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अब देखते हैं हम इसका डायग्राम, और डायग्राम से पूरा स्पर्म समझेंगे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका अभी। ठीक है, स्ट्रक्चर आप स्पर्म देख रहे हैं आप। तो हेड हो गया, और ये नेक, और ये तीसरा जो पार्ट बना रहा हूं मैं, मिडिल पीस, और फिर लास्ट में ये टेल वाला रीजन है। ये एक्सियल फिलामेंट है। ये क्या है? एक्सियल फिलामेंट। सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल यहाँ पे रहता है, एक सेंट्रियोल कहाँ पे रहता है? यहाँ पे रहता है। प्रॉक्सिमल, और ये डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो है ये डिस्टल सेंट्रियोल, और एक यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब इसमें मैं बनाऊंगा स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया।
ये कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाया है मैंने। ये कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाया है मैंने। ठीक, अब इसमें मैं ये चारों पार्ट आपको दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है ये हेड। सबसे पहला पार्ट क्या है, ये जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा पार्ट है? हेड वाला पार्ट है, जो कि हेड जैसे ही दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये है हेड वाला पार्ट। ये 4 रीजन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हेड, ये नेक है, शॉर्ट सेगमेंट, ये जो पार्ट है ये मिडिल पीस कहलाता है, मिडिल पीस। और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? टेल। ठीक है, चार रीजन आपको दिख रहे हैं क्लियर यहाँ पे। तो हेड जो देख रहे हैं आप, हेड कैसा है? हेड, आप हेड के बारे में देखते हैं। हेड इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म। इट इज मोस्टली इन ओवल इन शेप। ये कैसा होता है? ओवल शेप होता है। देख रहे हैं आप कैसा शेप दिख रहा है पूरा? ये ओवल शेप ही दिख रहा है आपको। हेड इसका पार्ट, हेड वाला पार्ट। ठीक है, सेकेंड आप बताएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप? एक कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस वाला पार्ट देख रहे हैं। एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय एक्रोसोम। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? Over the nucleus there is acrosome which is formed by Golgi body. ठीक है, तो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म इज मोस्टली ओवल इन शेप एंड head of nucleus is, head of sperm is oval in shape and it consists of compact nucleus, mitochondria. ठीक है, and over the nucleus there is acrosome which is formed by Golgi body. Golgi body से फॉर्म होते हैं एक्रोसोम। एंड एक्रोसोम जो रहता है, एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोनाइडेज एंजाइम। इसमें एक एंजाइम होता है नाइडेज एक एंजाइम होता है which help to penetrate sperm into ovum। ठीक है, ये जो एक्रोसोम वाला जो पार्ट रहता है, ये पॉइंटेड रहता है, थोड़ा सा केप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट हेल्प्स टू स्पर्म पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ओवम जो रहता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये पेनिट्रेट करता है, उसमें ये एक्रोसोम हेल्प करेगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के समय ये एक्रोसोम ओवम में जब ये जाते हैं माइग्रेट करते हुए, तो ओवम में पेनिट्रेट करते हैं। जैसे सपोज ये ओवम है और ये स्पर्म जो आता है इस तरह से, ठीक है, तो ये पेनिट्रेट करता है इसके थ्रू, एक्रोसोम के थ्रू, और इसकी मेम्ब्रेन को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय करके अंदर चल जाता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। फिर आगे ये एक्रोसोम हो गया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म ड्यूरिंग मोटिलिटी। इसकी मोटिलिटी मतलब जब ये मूवमेंट करते हैं, ओवम की तरफ जाते हैं, तो उस समय ये एक्रोस जो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं उसको
एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड है नेक। नेक इज द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ स्पर्म। नेक का शॉर्टेस्ट सेगमेंट उसको क्या कहते हैं, स्पर्म का जो शॉर्टेस्ट सेगमेंट है उसको क्या कहते हैं, नेक। इट कनेक्ट हेड एंड मिडिल पीस। ये जो छोटा सा पार्ट है नेक, किसको कनेक्ट करता है, हेड और मिडिल पीस को। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, क्या क्या बताया मैंने, हेड बताया, हेड कैसा है, ओवल शेप है, उसमें कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस है, और ऊपर क्या है, इट इज सराउंडेड बाय ओवर द न्यूक्लियस देयर इज एक्रोसोम। एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलोरोनाइडेज एंजाइम which help sperm to penetration, है ना, during fertilization process। स्पर्म को पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म ड्यूरिंग इट्स मोटिलिटी। इसके बाद शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड नेक। इसका छोटा सा पार्ट होता है नेक कहलाता है। एंड मेन बॉडी, थर्ड पार्ट क्या है, मिडिल पीस। मेन बॉडी ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड मिडिल पीस। ये जो आप देख रहे हैं मिडिल पीस। अच्छा, यहाँ पे नेक वाले पार्ट में 2 सेंट्रियोल, एक तो होता है, मैंने बताया था 2 सेंट्रियोल फॉर्म होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाता है, ये क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। एक क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल होता है यहाँ पे। फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट origin of axial filament takes place from distal centriole। एक और सेंट्रियोल होता है जिसको रिंग सेंट्रियोल होते हैं, बट इसका फंक्शन क्या है, अननोन है। ठीक है, ये एक्सियल फिलामेंट देख रहे हैं आप मिडिल पीस में। एंड एक्सियल फिलामेंट इज बॉन्डेड बाय स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप देख रहे हैं स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद चौथा जो पार्ट है टेल। टेल इज द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्पर्म which it is elongated and spiral part and it helps in movement of sperm। ये इसके स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इट आल्सो कंटेन एक्सियल फिलामेंट which originated from distal centriole। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसको कंपोज्ड ऑफ 4 रीजन, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड जो था कैसा पार्ट है, ओवल शेप है, उसमें न्यूक्लियस है कॉम्पैक्ट, एक्रोसोम है जो पेनिट्रेशन में हेल्प करती है स्पर्म ओवम में। सेकेंड अपन ने शॉर्टेस्ट सेगमेंट देखा नेक का। फिर जो मेन पार्ट है वो हमने देखा मिडिल पीस, वहां पे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्सियल फिलामेंट है, डिस्टल सेंट्रियोल है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है टेल जो कि उसका एंड पार्ट है जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। इट्स हेल्पिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूमेनहॉग एंड ह्यूमन स्पर्म वाज ऑब्जर्व्ड बाय गटेन बाय एन आर्कियाट। आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? रिवाइज कर लीजिएगा। देखते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।